अच्छा वॉइस नहीं आ रही थी, सॉरी यार, वॉइस वाली प्रॉब्लम हो जाती है शुरुआत में। चलो अब आ रही है। तुषार जी, अरुण मौर्य जी, प्रवीण, अब वॉइस आ रही है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बोलो। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वॉइस आ रही है अच्छी तरीके से? अब तो कोई समस्या नहीं है? अच्छा शुरुआत में दिक्कत आई थी, चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था भैया कि आप लोगों का अब एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे लेनी पड़ेंगी, ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द हम कवर कर दें। इस नवंबर में तो हर हाल में आपका कवर करें, तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर ही है। बस थोड़ी चीजें बची हैं, एक दो चीजें, वो भी आपका जल्द ही कवर हो जाएंगी। फिजिक्स 2 लेक्चर हैं, आज का मिलाकर कल का मिलाकर 2 लेक्चर में आपकी फिजिक्स खत्म है। उसके बाद बचेगा आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में 3 से 4 लेक्चर इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बॉटनी और मैथ बचेगा, तो मैथ और बॉटनी के लिए हम थोड़ा सा और प्लान करेंगे, ताकि वो भी आपका खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपके पास भी समय कम है और हमारे पास भी थोड़ा सा समय कम है अब, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है इंटरव्यू की, तो मुझे भी कुछ क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी अलग से मुझे भी, तो कई सारी चीज़ें मुझे भी तैयार करनी है। तो इसीलिए जो है आप लोगों का सिलेबस जो है सहयोग बैच कंप्लीट कराने के बाद, ठीक है, आप लोगों को कोशिश करेंगे कि शाम की जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा 7 बजे वाला, ये चालू कर देंगे प्रैक्टिस सेट, और ये अपना चलता रहेगा। और बाकी आपकी थ्योरी यानी सहयोग बैच आपका कंप्लीट करा देंगे। सहयोग बैच आपका कंप्लीट करा देंगे। जैसे ही मुझे इंटरव्यू से छुट्टी मिलेगी, उसके बाद में आपका जो है प्रहार बैच में हम आपकी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे। फिर प्रहार बैच में दोबारा से प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे, रिवीजन कराना आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका सहयोग बैच हम कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो मैंने वादा यही किया था कि आपसे प्रहार बैच जो है एग्जाम डेट आने के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब समस्या मेरे पास भी है। वो समस्या नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, यार समस्या नहीं बोलेंगे उसे, तो इसीलिए। बाकी आप चीजें अपनी कंप्लीट रखें, ये जरूर है। अपना सहयोग बैच पूरा कंप्लीट रखें, इसको नहीं छोड़ना, इसे आप जरूर कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं आज बताने वाला हूं आपको इस लेक्चर में विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में, कि भैया विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है या फिर प्रतिरोधकता इसे बोलते हैं, क्या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी डिफिनीशन सबसे पहले आपको समझना है। क्या डिफिनीशन समझना है, क्या समझना है, डिफिनीशन को समझना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, किसी, क्या लिखा है, किसी चालक, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो प्रतिरोध होता है ये कोई क्या है, ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार आपको दिया गया है, दिया गया है। इसकी लंबाई हमने मान ली कितनी है, L है, क्या है, L है। अब कह रहा है कि भैया ये जो चालक तार है इसका जो प्रतिरोध होगा R, ये उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ऐसे। तो ये समीकरण हमारा 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरा बोला है कि भैया जो प्रतिरोध होता है वो किसके, लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चालक तार के अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब जैसे ये तार है, ये जो पेन है ये मेरा तार मान लो, इस तार को जब बीच से काट दिया जाए ऐसे, काटने के बाद जो ये ऊपर का जो एरिया है ऐसे वाला, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही है हमारा क्या, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, L/A, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये समीकरण हमारा दूसरा बन जाएगा। यही डिफिनीशन बोला है। ये डिफिनीशन क्या कह रहा है, यही कह रहा आपसे कि भैया किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई, यानी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अनुक्रमानुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर देखो यही आ गया व्युत्क्रमानुपाती 1/A कह सकते हो, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब यहीं पर क्या करेंगे हम, यहीं पर हम करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 से। तो ये तो हम कर ही सकते हैं कि भैया R जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है, तो ऐसे हमने एक बार में कर लिया, इसको हम एक साथ ऐसे कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे क्या आया है,
जो ये हमारा अनुक्रमानुपाती था, अब इसका सिंबल हटाने के लिए एक नियतांक आएगा जिसका नाम होता है रो। एक नियतांक आता है, उस नियतांक का नाम होता है क्या? रो नाम होता है क्या? रो। रो नाम का नियतांक आता है, तब जाके जो अनुक्रमानुपाती का सिंबल हट जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? बताओ, आई बात समझ में? जो ये हमारा रो आया है, अब ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में समझते हैं। अगर इसको और सॉल्व करोगे, इसको और अगर तुम सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा? रो को एक साइड में कर लो, रो को एक साइड में कर लोगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, आर इंटू ए, ये ए वाला ऊपर चला जाएगा और एल जो है नीचे चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। अब जो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या? ये विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध आएगा आपका। इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, ओम मीटर होता है। क्या? ओम मीटर होता है, याद रखिएगा, ओम मीटर होता है। ये कैसे आया है, ये भी ध्यान ध्यान देना थोड़ा सा। ये कैसे आया है इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आर। आर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या? ओम। भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। और प्लस एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। नीचे लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा क्या? बचा हमारा ओम मीटर बचा। मीटर बचेगा ना, ऊपर वाला 1 मीटर बचेगा, इसलिए। ठीक है, इसीलिए हमारा ये हमारा मात्रक आ जाता है। इंपॉर्टेंट है मात्रक, बहुत बार पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध का। अगर आपसे पूछा जाए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आप निस्वार्थ बता देंगे, निसंकोच बता देंगे, भैया ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इसका फार्मूला क्या है ये भी आपको पता चल चुका है। पता चल चुका है, जल्दी से बता दो। ये चीजें क्लियर हुई आपको? कोई समस्या परेशानी तो नहीं है? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दो कि आपको विशिष्ट प्रतिरोध में कोई समस्या परेशानी तो नहीं है। बहुत ही सिंपल है, 2-2.5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, आराम से लिख दोगे। 2-2.5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, आराम से इसको लिख दोगे। इसमें कोई समस्या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक चीजें? बताओ यहाँ पर, यहां तक चीजें क्लियर है सभी? ठीक है, तो ये जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो ये क्या निकल के आया? ये हमारा निकल के आया है कि रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो, अगर यहां तक कोई समस्या परेशानी आपको हो, प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं। यहां तक बताएं अगर कोई समस्या परेशानी अगर आपको हुई हो, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, यहाँ पर क्लियर है सब कुछ? 1 मिनट आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा, वाईफाई वाले भाई साहब।
चलिए ठीक है, तो यहां पर क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत समस्या बोलो जल्दी से, ठीक है ना? चलो, तो अब चलते हैं भैया, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है ये। कैसे? बिल्कुल दो दो नंबर वाले प्रश्न है ये। कैसे? दो दो नंबर वाले प्रश्न है, इनको हम कवर करके इसके बाद हम देखते हैं दूसरा। दूसरा आता है विद्युत वाहक बल। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, विद्युत वाहक बल के बारे में। विद्युत विद्युत वाहक बल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा विद्युत वाहक बल के बारे में। तो विद्युत वाहक बल क्या कहता है कि एकांक, एक्चुअल में यहां पर देखना सबसे पहले डायग्राम को। डायग्राम देखो यहां पर, ये क्या है? एक सेल है। क्या है? एक सेल है। अब इस सेल में, अब ये सेल है एक, और इस सेल में एक परिपथ बना हुआ है जिसमें क्या हो रही है? धारा जो है प्रवाहित हो रही है। धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। अब इसके अंदर होता यह है कि इसमें जो धारा, यानी कि इसमें जो आवेश है, एकांक आवेश जो इसके अंदर, इसमें इनमें तारों में यानी परपथ में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसका सेल है वो भी कोई ऊर्जा खर्च करता है। क्या करता है? जो सेल होता है वो अपनी ऊर्जा खर्च करता है, व्यय करता है, तब जाके जो इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो उसकी जो ऊर्जा व्यय होती है सेल की व्यय हुई ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं विद्युत वाहक बल है। क्या? विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत को वहन करने वाला, उसको चलाने वाला बल। आगे बस में कि विद्युत को चलाने वाला जो बल लग रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है, उसी को हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये होता है विद्युत विद्युत वाहक बल का मतलब है कि एकांक, ध्यान से पढ़िए, पर एकांक एकांक धना आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, इसमें पूरे पर विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की विवेक अंबेडकर जी बताएं, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही क्या? वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? वॉइस में प्रॉब्लम आ रही बार बार क्या? जल्दी से बोलो, एक बार रिपीट करो जल्दी से। वॉइस में प्रॉब्लम सही हुई कि नहीं हुई? प्लीज एक बार कंफर्म कर दें, अब वॉइस प्रॉब्लम सही है? प्लीज एक बार कंफर्म करें कि अब वॉइस प्रॉब्लम सही है। प्लीज आप बताएं, अब वॉइस प्रॉब्लम सही है आपकी? कोई समस्या तो नहीं आ रही अब? जल्दी से बताओ, अब वॉइस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? जल्दी से, जल्दी से बताओ, अब वॉइस प्रॉब्लम में कोई समस्या तो नहीं है? ओके है, ठीक है। चलो, तो कह रहे थे कि भैया जो भी एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में, यानी जो विद्युत परिपथ ये हमारा बना है, ये वाला विद्युत परिपथ, इसमें एकांक धनावेश पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित, क्या प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि इसमें जो ऊर्जा धनावेश है उसको चलाने के लिए, उसको प्रवाहित करने के लिए जितना सेल की ऊर्जा व्यय होती है, उसी व्यय हुई ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहा जाता है। आगे बात सुनने, विद्युत वाहक बल क्या है कि भैया एक किसी परिपथ में कितने हमारे धनावेश जो है उसमें जा रहे हैं, उसके लिए सेल की एनर्जी कितनी जा रही है, उसकी ऊर्जा कितनी व्यय हो रही है, यही उसका क्या है? विद्युत वाहक बल है। यही उसका विद्युत वाहक बल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भैया, माना क्यों आवेश को, माना क्यों आवेश को पूरा परिपथ में चलाने पर W ऊर्जा व्यय होती है। कितनी W ऊर्जा व्यय होती है? माना कि क्यों आवेश, कितने आवेश हैं?
Q आवेश हैं जो कि पूरे परिपथ में चलाने पर W ऊर्जा व्यय होती है अथवा W कार्य होता है। या तो ऊर्जा व्यय होगी या तो कार्य होगा। ठीक है, W हो रहा है, तब जाके हम कह सकते हैं तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, E बराबर W बटे Q, यानी कि कितना कार्य हो रहा है और बटे कितना जो है उसमें आवेश जा रहा है। कार्य बटे या फिर ऊर्जा बटे Q यानी आवेश, ये हमारा विद्युत वाहक बल आएगा। ये हमारा विद्युत वाहक बल निकल के आएगा कि कार्य बटे हमारा जो है आवेश कितना है, इसको हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये परिपथ था जिसमें कि जो है धनावेश कितने जा रहे थे, उसको पहुंचाने के लिए, उनको प्रवाहित करने के लिए सेल जो है वो कितनी ऊर्जा व्यय कर रहा था, उसी को बताते हैं हम विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलो अब इसकी एक दूसरी डिफिनीशन भी है, अगर आप उसे ना याद करना चाहें तो इसे भी याद कर सकते हैं कि जब सेल खुले परिपथ में होते हैं तो उनके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये भी एक डिफिनीशन है, आप लिख सकते हैं, इस डिफिनीशन को भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है इसका मात्रक आपका वोल्ट है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, क्या, वोल्ट। ओके, यदि W बराबर 1, मान लो कि W बराबर क्या है 1 है, या 1 जूल, कितना 1 जूल, और Q यानी कि आवेश बराबर 1 कूलाम है, आवेश बराबर 1 कूलाम है, तब जाके क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा भैया विद्युत वाहक बल बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट। क्या आएगा, 1 वोल्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 वोल्ट की जो है परिभाषा दीजिए या फिर विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए, ऐसे भी दे सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यदि यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने में 1 जूल का ऊर्जा व्यय होती है, कितना, 1 जूल का ऊर्जा व्यय हो तो विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। कितना, 1 वोल्ट होता है। यदि 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने में 1 जूल का ऊर्जा व्यय होता है, इससे विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो जाएगा। बस यही इसकी फार्मूला है, यही इसका फार्मूला मान लो, यही इसका जो है आपका जो है डिफिनीशन बना सकते हो कि 1 वोल्ट क्या है, विद्युत वाहक बल जो है 1 वोल्ट कब होगा। ठीक है, आगे बस में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आता है कि विद्युत वाहक बल जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो किस पर निर्भर करता है या किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किन बातों पर निर्भर करता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो वहां पर 3-4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। जैसे सेल से कोई धारा ना लेने पर, अगर हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं तो विभवांतर का मान जो है वो विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो है किसी सेल में अगर हम धारा नहीं ले रहे हैं तो उसका जो विभवांतर होगा, ठीक है, वो विद्युत वाहक बल के कितने गुना होगा या कितने बराबर या कैसे क्या होगा, ऐसे करके पूछ सकता है। जब कभी हम कोई सेल है, अगर उस सेल से हम धारा नहीं लेते हैं तो उसका जो विभवांतर का मान होगा वह विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, उसके बराबर ही आएगा। क्योंकि विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है कि हमें जो सेल जो एनर्जी लगाएगा, तो यहाँ पर एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि विभवांतर वहां पर 0 है। ठीक है, आवेश प्रवाह है ही नहीं, इसीलिए विद्युत वाहक बल भी बराबर होगा, जितना वो होगा उतना वही भी होगा। नेक्स्ट है सेल से धारा लेने पर, सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का ये वाला जो है विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। अब देखो विद्युत वाहक जो मान होगा, अगर धारा ली जा रही सेल से तो हमेशा विद्युत वाहक बल का मान कैसा होगा, ज्यादा ही आएगा विभवांतर से। विभवांतर की अपेक्षा में विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, अधिक आता है। नेक्स्ट है परिपथ में धारा प्रवाहित होने से
परिपथ में धारा प्रवाहित होने से या फलस्वरूप विभवांतर उत्पन्न होता है। बिल्कुल भैया होता है। अगर परिपथ में अगर कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ मान लो, ये कोई परिपथ है, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होता है। जबकि जो धारा है, जबकि विद्युत वाहक बल के कारण ही विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। मतलब समझो, ये कोई परिपथ है भैया, इसमें धारा आई जा रही है, धारा आई जा रही है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर इसमें धारा आई जा रही है, ये बैटरी से है या निश्चल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें धारा जो प्रवाहित करने वाला है ना, वो विद्युत वाहक बल की वजह से ही इसमें धारा प्रवाहित होगी। और जब इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो धारा प्रवाहित होने से ही क्या, हम यहाँ पर विभवांतर लगाकर जो माप पाएंगे, इसमें विभवांतर कितना है। तो विभवांतर डिपेंड किस पे करता है, धारा पर। धारा को प्रवाहित करने वाला कौन होता है, विद्युत वाहक बल। कहने का मतलब यह है, अगर इसमें धारा प्रवाहित होगी परिपथ में, तो विभवांतर उत्पन्न ही होगा, ठीक है। और धारा को प्रवाहित करने के लिए कौन जरूरी है, विद्युत वाहक बल जरूरी है, ठीक है। विद्युत वाहक बल की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो धारा को, ठीक है, तो इसे भी आगे बात समझ में, यहां तक बताओ जल्दी से, यहां तक कोई समस्या परेशानी तो नहीं आपको। फिर जो इसके बाद आता है एक नया, इसके बाद आता है एक नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक ये भी है, बहुत छोटा सा, आंतरिक प्रतिरोध। क्या आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसके ऊपर एक टॉपिक है छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, कि भैया आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध समझिएगा ध्यान से, कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसका मतलब क्या है। तो देखो, जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई सेल है, अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट, यानी कि विद्युत में पड़े हुए जो भी उसका एक प्रकार से कह लो घोल जो होता है, सेल के अंदर जो घोल होता है, लिक्विड जो होता है, वही विद्युत अपघट्ट, उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। जो कि सेल के अंदर लिक्विड पड़ा होता है, वो क्या करता है, वो विद्युत धारा में रुकावट पैदा करता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। नेक्स्ट इसकी एक दूसरी डिफिनेशन आप लिख सकते हो, कि सेल के अपने घोल के कारण, सेल के अपने घोल के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। जैसे यहां पर देख सकते हो, ये ऐसा परिपथ है, ये कोई सेल है लगा हुआ है, यहाँ पर जो छोटा वाला है क्या है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, ये हमारा मेन प्रतिरोध है, ठीक है। चलो, बाह्य प्रतिरोध कह सकते हो प्रकार से, यानी कि ये सेल के अंदर है, ये सेल के बाहर है, ये लिक्विड वाला है प्रतिरोध आर। आगे बात समझे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें करेंगे, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। इसे बाह्य प्रतिरोध आर के साथ संयोजित किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आर जो है इसके साथ संयोजित है अच्छी तरीके से, ठीक है। हो गया, इतना हुआ क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है भैया, आगे देखो ध्यान से, यहां पर क्या कह रहा है, कि विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, जो विद्युत परिपथ है इसका जो कुल प्रतिरोध होगा, तो कहीं ना कहीं जो बाह्य प्रतिरोध होता है और जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आएगा कुल प्रतिरोध, निकल के आएगा। क्या, कुल प्रतिरोध जो है निकल के आ जाएगा। जब हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। R1 प्लस जो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जोड़ेंगे तो हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा, आंतरिक वाला भी और बाह्य वाला भी जोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर लगाएंगे ओम के नियम के से परिपथ में बहने वाली धारा। अब ओम के नियम से लगाएंगे, जो परिपथ है, जो परिपथ हमारा ये बनाया गया था परिपथ, इसमें जो धारा आई बह रही है, इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो आई निकालेंगे इधर, तो V अपॉन आर आ जाएगा, आ जाएगा। तो कुल विद्युत वाहक बल आएगा, ऊपर क्या आएगा, कुल विद्युत वाहक बल आएगा, यानी V आएगा। V क्या है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, V क्या आएगा, कुल विद्युत वाहक बल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो विद्युत वाहक बल कितना है, E है, E लिख दिए। कुल प्रतिरोध कितना है हमारे पास, तो ये हमारा R कैपिटल प्लस स्मॉल r, ये रख देंगे, समीकरण हम 1 बना लेंगे। क्या, समीकरण हमारा यहाँ पर 1 बनकर तैयार हो जाएगा, समीकरण 1 बनकर तैयार है।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना है आपको, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल का मतलब सबसे टॉप का हो, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर V हो, तो वह बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर हो, तो क्या है, इसके बराबर हो। कहने का मतलब है जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा, हाईएस्ट विभवांतर, तो वह बाह्य प्रतिरोध जो R है इनके सिरों के बीच का विभवांतर के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर भैया यहां पर हम दूसरा बना लेते हैं एक डायग्राम, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि कह रहा है कि इस प्रकार से दिख रहा है, ये कैपिटल आर, ये बाय हुआ, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। कह रहा है कि ये कुछ बैटरी है, ये बैटरी है, धारा ऐसे जा रही है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब देखो कि यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर यानी कि जो V है इसके अंदर का विभवांतर, ठीक है, सेल का, तो वह बाह्य प्रतिरोध R के बीच का विभवांतर, यानी कि इसके बीच में जो विभवांतर लगाए देंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर बांधे तो हम इसके बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं कि कितने आवेश जो है इसमें प्रवाहित हो रहे हैं, निकाल सकते हैं ना। तो इसका जो सेल का है, सेल का जो विभवांतर है वो इनके बीच यहाँ पर बाह्य वाला जो होता है इसके बराबर होगा, क्या बराबर होगा, ये कहने का मतलब। तो आई बराबर V बटे R यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों को रखेंगे। कैसे, पहली हमारी समीकरण क्या थी, E बटे R प्लस R बराबर V अपॉन R हो जाएगा, V अपॉन R आएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये कहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ER हो जाएगा, ये V वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो है ER ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यानी कैंची गुणा हो गया यहाँ पर। अब यहां से निकालेंगे R निकाला गया, तो R निकालोगे तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व करोगे आ जाएगा, फिर R यहाँ पर निकालोगे सबसे के लिए, R हम सबसे साइड में करेंगे क्योंकि R ही क्या हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें आंतरिक प्रतिरोध ही ज्ञात करना है, इसलिए R को हम कॉमन तरीके से एक साइड में कर लेंगे, इसीलिए R को हम एक साइड में कर रहे हैं, बाकी चीजें एक साइड कर लिए हैं, ठीक है। R यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पर जो है R को है यहाँ पर कॉमन लिया गया है, इसके बाद अंदर बचा का E बचा, -1 बचेगा, यहाँ पर V बचेगा, ठीक है। ओके, आगे बात समझे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला क्या है, तो आप बताओगे ये हमारा जो है ये आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला है, क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला है। और इसी पर ऊपर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें क्वेश्चन इसमें मेंशन कर लेंगे हम। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो गई इतनी बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जैसे कि इनके हम और कैसे कैसे इनका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, आपसे क्वेश्चन कह देगा भैया, अगर आपसे व्यंजक प्राप्त करने कहता है, यानी कि कहेगा आपसे कि यही जो है सेल का आंतरिक यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करो, जब कहेगा व्यंजक प्राप्त करो यानी कि इसका सूत्र का निगमन पूछ रहा है, आपको ये कर देना है। अगर आपसे कहे, साथ में आपसे कंडीशन लगा दे कि भैया जो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, क्या संबंध क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन कर दे, तब आपको थोड़ी चीजें इसमें अलग से करनी होंगी। अब समीकरण जो हमारा वन आया था, I बराबर E अपॉन R प्लस R, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आया था। अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर इसको हम इस साइड भेजेंगे तो आई आर हो जाएगा, फिर आई स्मॉल छोटा आर हो जाएगा, बराबर में ई आएगा, ई आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो विद्युत वाहक बल ई है वो किस क्या आएगा, इसका विद्युत वाहक बल बराबर आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, ये इसका जो है इसके बीच में संबंध बनेगा, यानी विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध क्या आया, ये वाला हमारा संबंध निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध क्या है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध क्या है। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर भी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भैया समीकरण जो हमारी 4 आई है, ये वाली जो हमारी 4 आई समीकरण, इसमें क्या करेंगे, इसी से निकाल के आएंगे ई बराबर आई बाह्य प्रतिरोध प्लस आई आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इन दोनों को इसमें क्या करेंगे, ओम के नियम से, अब इसमें ओम का नियम लगाएंगे।
अब इसमें ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। क्या V बराबर आई आर होता है, सभी को पता है V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे आई आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, E बराबर V लिख दिया। ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें हमने क्या लिख दिया, V लिख दिया। और ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध। तो ये संबंध हमारा किसके बीच आ गया, विद्युत वाहक बल और विभवांतर, ये विभवांतर है, इनके बीच में संबंध आ गया। तो अगर आपको विभवांतर दिया होगा तो ये फार्मूला लगा सकते हो, नहीं आप ये फार्मूला लगा सकते हो। कई सारे फार्मूले आपके इससे निकलेंगे, कई सारे फार्मूले। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में, बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके यहाँ जो फिजिक्स होती है उसमें 2-2 नंबर, 6 नंबर में भी 2-2 नंबर में चीजें पूछी जाती हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें भी आपको 2-2 जो है आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ। अब देखो, आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निर्भर किस पे करेगा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, जितनी उसमें प्लेटें हैं उनके बीच में जो दूरी होगा उनके समानुपाती होता है। क्या समानुपाती होता है, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, व्युत्क्रमानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध। घोल की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे जैसे उसमें सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, 2 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा लाइट चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, जैसे जैसे अगर हम घोल की सांद्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो और ज्यादा जो है रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जब यानी कि सेल का जो घोल होता है वही जो है उसमें रुकावट पैदा करता है, वही आंतरिक प्रतिरोध है। आगे बस में, तो ये और जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो है आज ये छोटे छोटे जो टॉपिक थे आपके कंप्लीट होते हैं। और अब आपका लास्ट लेक्चर बचा है कल, जिसमें कि हम लोग देख लेंगे व्हीट स्टोन का सेतु और मीटर सेतु, इन दोनों के बारे में देख लेंगे। और आपका फिजिक्स का स्वाहा हो जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट आपका खत्म हो जा चुका होगा। बाकी चीजें आप अपने हिसाब से देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए, पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल गया है, बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।